Hello everyone. In 12th Commerce Economics lecture, we have already completed with chapter number 1, 2, 3a, and today we are going to start with chapter number 3b. So let us move on towards our textbook. So the textbook is in front of you. So chapter number 3b is elasticity of demand. Demand analysis already we have covered in the previous session, and now we are going to start with elasticity of demand. So we are on page number 27, chapter number 3b, and name of the chapter is elasticity of demand. So we will start with interpreting the meaning of the chapter first. बहुत ही यूनिक नाम रखा गया है इलास्टिसिटी, ठीक है ना। ये जो वर्ड है इलास्टिसिटी, ये वर्ड कहां से आता है? तो हमको एक सिमिलर वर्ड मिलता है इलास्टिक। क्या मिलता है? इलास्टिक। और आपने ये सुना भी है इलास्टिक, है ना। इलास्टिक मीन्स आपने देखा होगा जो जस्ट लाइक रबर बैंड, हम उसको स्ट्रेच करते हैं, विच इज वेरी मच स्ट्रेचेबल, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो इससे वो वर्ड आया है इलास्टिसिटी। क्या वर्ड आया? इलास्टिसिटी। तो मैं यहां पर लेमैन्स लैंग्वेज में बोलूं, कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, तो इलास्टिसिटी का मतलब विच इज स्ट्रेचेबल, विच इज स्ट्रेचेबल। तो अगर इसमें ये मीनिंग को पुट करते हैं, डिमांड विच इज स्ट्रेचेबल, व्हाट डज इट मीन? हम यहां पर देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, किसी पर्टिकुलर आइटम का, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का यहां पर जो डिमांड है उसको कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, क्या लेवल है उसका। अब स्ट्रेच का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? हम यहां पर बात कर रहे हैं नेसेसिटीज की, अर्जेंसी की, ओके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी चाहिए किसी को रेडीमेड गारमेंट्स में किसी को चाहिए ट्राउजर, ठीक है। अभी ट्राउजर का डिमांड कैसा हो सकता है? उसको ट्राउजर चाहिए, वो ट्राउजर परचेस करने मार्केट में जाता है, और वहां पर जब रेट पूछता है तो सामने वाला सपोज उसको बोलता है कि ये ट्राउजर जो पर्टिकुलर है वो 1500 रुपीज का है। तो यहां पर जो बायर है पहले वो सोचेगा कि क्या ट्राउजर मेरे लिए इतना जरूरी है, या इसको मैं थोड़ा पोस्टपोन कर सकता हूं। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर सेलर बोलता है कि सर आप अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी आप ले लो, 1500 का प्रोडक्ट है, मैं आपको 300 रुपए डिस्काउंट करके दे दूंगा, 1200 में आपका हो जाएगा। तो शायद आपको ऐसा लगे कि पता नहीं है 1500 वाला बाद में मुझको और महंगा मिलेगा या 1500 में मिलेगा, आज खरीद लेता हूं तो मुझको कितने में मिल रहा है? 1200। तो प्राइस के चेंज होने की वजह से आपका जो डिमांड का फंक्शन है वो चेंज हो सकता है। और कितना चेंज होगा ये तो डिपेंड करता है आपकी नेसेसिटीज कैसी है कि नहीं। आपको लगेगा नहीं नहीं अभी इतना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वैसे भी कोरोना चल रहा है, मैं बाहर कहाँ इतना आता जाता हूं, बेटर एक काम करते हैं, पहले सिचुएशन ठीक हो जाने दो, अभी तो जॉब का भी प्रॉब्लम है, घर में इतना इनकम भी नहीं है, बेटर आई शुड परचेज इट लेटर। तो आपने इसको क्या कर दिया? स्ट्रेच किया, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। तो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स थे ऐसे, आपके ऊपर एक प्रेशर था, है ना, आपने कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को आगे लेकर के जाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल कर रहे थे,
और ट्रैवल करते करते आपका जो पर्टिकुलर ट्राउजर आपने पहना हुआ था वो या तो किसी तरीके से डैमेज हो गया, सपोज कहीं पर कोई नेल वगैरह था उसमें फंस करके वो डैमेज हो गया और काफी ज्यादा मैं बोल सकता हूँ फट गया है और वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, या आप जाते जाते कहीं पर बारिश में फिसल गए और वो पूरा खराब हो गया, अभी घर आपका वहां से बहुत दूर है, आप सोच रहे हो मन में कोई देखेगा तो क्या कहेगा, या तो फट गया है, डैमेज हो गया, खराब दिख रहा है, बहुत ऑड दिख रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप सोचोगे यार इसको अभी तुरंत का तुरंत चेंज करना चाहिए। आप वापस से उसी स्टोर में गए कि हाँ 1200 का दे रहा है ना, लाओ। क्यों? नाउ यू आर इन अर्जेंट नीड। क्यों? क्योंकि आपने जो पहना हुआ था ट्राउजर वो क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, और उस हालत में आप फिर ट्रैवल नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो भले अब वो 1200 का बोलेगा, नहीं नहीं सर वो 1200 वाला तो अभी बिक गया, मेरे पास 1400 वाला है, आपको दूं क्या? आप बोलेंगे जो है वो आने दो। क्यों? यहां पर नीड चेंज हो गया, अर्जेंसी चेंज हो गई, है कि नहीं? तो यहां पर ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि क्या इस डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखो लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप, बोथ हैव इनवर्स रिलेशनशिप। जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जब प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, ये हमने देखा था 3A में, चैप्टर 3A। यस, so in this particular chapter, chapter 3B, elasticity of demand, इसमें हमको एक कंपैरिजन देखना है। किसके कंपैरिजन की बात करें हम? यहां पर बात कर रहे हैं प्राइस के वेरिएशन की और डिमांड के वेरिएशन की। किसके वेरिएशन की? प्राइस के वेरिएशन की और डिमांड के वेरिएशन। अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसका डिमांड पे असर पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि कितना प्राइस चेंज होने पे कितना डिमांड चेंज होगा, ये चीज हमने 3A में नहीं पढ़ी। हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन कितना प्राइस चेंज होगा तो कितना डिमांड चेंज होगा, ये हमने 3A में नहीं पढ़ा। और यही हमारा आज का टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कितने फैक्टर में कितने परसेंटेज का चेंज आया, उसकी वजह से कितना डिमांड चेंज हुआ। एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज था, कितना था प्राइस? 100 रुपीज, ओके, और बाद में उसका प्राइस हो गया 80, ठीक है? पहले कितना था? 100, और बाद में उसका प्राइस कितना हो गया? 80। तो अगर मैं यहां पर प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि कितना चेंज हुआ, तो यहां पर जो चेंज है दैट इज इक्वल टू 20। ये 20 कैसा आया? चेंज इन प्राइस 100 माइनस 80, ये क्या है? चेंज इन प्राइस, ठीक है? और अगर मैं इसको परसेंटेज टर्म में बात करूं, कौन से टर्म में? परसेंटेज के टर्म में बात करूं, तो आप क्या करेंगे? 20/100, ठीक है, इंटू 100। सो व्हाट विल बी द आंसर? 20%। तो यहां पर मैं बोलूंगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20%, 20% चेंज आया। पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस 80 हो गया। पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस 80 हो गया, ठीक है? तो ये हमने किसके बारे में बात की? ये हमने बात की प्राइस के बारे में। तो प्राइस को यहां पर मैं P1 बोलता हूं और सेकंड प्राइस जो है उसको मैं P2 बोलता हूं, राइट? अब मैं डिमांड के बारे में बात कर रहा हूं। सपोज डिमांड पहले होता था 100 रुपीज पे हम डिमांड करते थे 10 kgs, 10 किलोग्राम, ठीक है? अब चूंकि प्राइस यहां पर कितना हो गया? 80 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा। अब हम डिमांड कर रहे हैं 15 किलोग्राम। समझा क्या? तो अगर मैं इसके चेंज की बात करूं,
चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। तो आप क्या करेंगे चेंज इन क्वांटिटी के लिए 15 किलोग्राम माइनस 10 किलोग्राम, है ना, तो कितना आएगा 5 किलोग्राम। तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे 5 किलोग्राम डिवाइड बाय 100 इंटू सॉरी 5 किलोग्राम डिवाइड बाय 10 इंटू 100। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 50%। तो देखो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जब प्राइस में चेंज हुआ 20%, कितना चेंज हुआ 20%, तो उसकी वजह से डिमांड में चेंज हुआ 50%, है ना। तो ये जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेट करना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये चीज हमने चैप्टर नंबर 3A में नहीं पढ़ी थी, गेटिंग इट। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं, हम यहां पर चेक करते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर उसके करस्पॉन्डिंग फिगर प्राइस में चेंज आया तो दोनों का फैक्टर देखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने पार्ले जी बिस्किट, उसका नाम भी सुना है, कई बार खाया भी है, बहुत लोगों का फेवरेट भी है, वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग बिस्किट भी है, हाँ या ना। तो ये जो पार्ले जी बिस्किट है, व्हेन आई वाज किड, एट दैट टाइम जो 100 ग्राम का पैकेट है, 100 ग्राम का वो जो पैकेट है वो 4 रुपीज का मिलता था। क्या कॉस्ट था 4 रुपीज। तो लगभग 15 टू 18 ईयर्स तक उसका जो प्राइस था उसमें कोई चेंज नहीं था। कितना बोल रहा हूं मैं 15 टू 18 ईयर्स, जबकि देखो प्राइस कितना चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 4 रुपीज का पैकेट वो उसी प्राइस पे सेल कर रहे थे। बाद में पार्ले जी को ऐसा लगा कि अभी इट्स हाई टाइम, हमको क्या करना चाहिए, अभी फिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो बेटर हम लोग ये जो पार्ले जी के पैकेट का प्राइस है ना वो इंक्रीज कर दें। और कितना इंक्रीज करेंगे, वी विल जस्ट इंक्रीज 1 रुपीज, 4 रुपीज से 5 रुपीज कर देंगे। तो पार्ले जी वालों ने उसका प्राइस 4 रुपीज से क्या कर दिया 5 रुपीज कर दिया। और जैसे ही 5 रुपीज किया, उन्होंने देखा उसके डिमांड में ड्रास्टिक चेंज आया। बहुत लोगों ने, है ना, अभी देखो 4 रुपीज से 5 रुपीज किया, मतलब कितना चेंज किया, आप परसेंटेज निकालेंगे, है कि नहीं, तो कितना निकलेगा 1/4, है ना, 5 माइनस 4 1 आ गया, 1/4 करेंगे तो कितना परसेंटेज आ गया 25% चेंज किया आपने। और ये जो 25% है इसकी वजह से डिमांड है ना लगभग 50% चेंज हो गया। आधे लोगों ने पार्ले जी खरीदना बंद कर दिया, क्यों, उसके तुरंत कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए, सनफीस्ट, टाइगर बिस्किट्स, इन्होंने अपने प्राइस क्या किए 4 रुपीज ही रखे, तो लोगों ने उसको परचेस करना स्टार्ट कर दिया। ये बात समझ में आ रही है। तो इनका जो प्राइस चेंज था वो कितना था सिर्फ 25%, लेकिन डिमांड के ऊपर असर कितना पड़ा 50%। तो यहां पर तुरंत पार्ले जी वालों ने विद इन 2 to 3 मंथ्स डिसीजन लिया कि नहीं नहीं हम प्राइस चेंज कर सकते नहीं है, पब्लिक हमारे प्रोडक्ट के बारे में प्राइस सेंसिटिव है। क्या है प्राइस सेंसिटिव, जरा भी आपने प्राइस चेंज किया लोग प्रोडक्ट परचेस करना क्या कर देंगे बंद कर देंगे। गेटिंग इट एवरीवन। तो इससे ह्यूमन बिहेवियर समझ में आता है, बायर का बिहेवियर समझ में आता है, आप अपने प्राइस को कैसे रखें ये समझ में आता है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये प्रोड्यूसर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सेलर के लिए, शॉपकीपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन फिक्स देयर प्राइस अकॉर्डिंगली। गेटिंग इट।
तो पुनः एक दायिका, फिर से एक बार सुनिए, लिसन वंस अगेन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द वर्ड इलास्टिसिटी, ये आया है वर्ड इलास्टिक से। इलास्टिक, आई कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ रबर बैंड, वी कैन स्ट्रेच इट। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आपका डिमांड कौन से पैटर्न का है, आप उसे कितना स्ट्रेच कर सकते हो। स्ट्रेच करने का मतलब कितना पोस्टपोन कर सकते हो, वो कितना अर्जेंट है, या बाद में लेंगे तो भी चलेगा, है कि नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलता है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये कंज्यूमर के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर हैं, सेलर हैं, उनके काम में भी आता है प्राइस फिक्सेशन के लिए, बराबर है। तो एग्जैक्टली व्हाट न्यू वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, व्हाट वी हैव नॉट लर्न इन चैप्टर नंबर 3A। तो 3A में हमने सिर्फ देखा रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एंड व्हाट रिलेशनशिप दे वर शोइंग, दे वर शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इतना उन्होंने बताया। बट कितना प्राइस चेंज होगा तो कितना बढ़ेगा, है ना, ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो वहां पर मिला नहीं। हाउ मच चेंज इन प्राइस will cause percentage change in demand, how much change in price will cause how much change in percentage of demand। ये हमको यहां पर सीखने को मिलेगा कि अगर आप प्राइस को 10% से चेंज करते हो तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगा, बराबर है। क्या ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था? आंसर इज नो। हमने सिर्फ देखा था चेंज होगा, बट कितना चेंज होगा वो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको सीखने को मिलेगा। नाउ लेट अस चेक द इंट्रोडक्शन। In the previous chapter, you have already studied the law of demand, which shows the inverse relationship between quantity demanded and the price of the commodity. The law of demand does not explain, देखो ये जो important चीज है, the law of demand does not explain the extent of a change in demand due to change in price। और इसी के लिए ये नया चैप्टर हमें सीखना कि ये एक्सटेंट नहीं बताता, प्रपोर्शन नहीं बताता, रेशियो नहीं बताता कि कितना प्राइस चेंज होने की वजह से कितना डिमांड में चेंज आया। Thus law of demand fails to explain the quantitative relationship between which relationship? Quantitative relationship between price and quantity demanded। तो ये फेल हो जाता है कि हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताए। तो जो चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस है वो सिर्फ हमें इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। कौन सा रिलेशनशिप बताता है? इनवर्स। बट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वो शो कर पाता नहीं। Therefore प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए इन्होंने ये जो नया कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको एक्सप्लेन किया। तो क्या है ये कंसेप्ट? The term elasticity indicate responsiveness of one variable to a change in other variable। ये responsiveness है कि अगर कोई एक फैक्टर चेंज होगा तो दूसरा कहां तक चेंज हो सकता है ना। जस्ट लाइक यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन द रबर बैंड, तो उसका एक लिमिट होता है। आप ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो उसका एक लिमिट है कहां तक स्ट्रेच हो सकता है, हम डिमांड को कहां तक पोस्टपोन कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी इलास्टिसिटी क्या इंडिकेट कर रहा है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल के चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना असर पड़ता है, कितना, हाउ मच इज द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। हाउ मच, एक फैक्टर को चेंज करने की वजह से उसमें भी पूछना पड़ेगा कितना चेंज किया तो कितना चेंज हुआ, राइट। द टर्म elasticity indicate the responsiveness of one variable to change in other variable। Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in its price or any other factor। इसमें दोनों चीज ली है, प्राइस भी लिया है और एनी अदर फैक्टर, मींस वी आर कंसीडरिंग ऑल डिटरमिनेंट्स। कोई भी फैक्टर की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो यहां पर क्वेश्चन कितना है, क्या क्वेश्चन क्या है, कितना चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल,
elasticity of demand is great or small according to the amount demanded, which rises much or little for a given fall in price, and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. क्या बता रहे हैं यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल. तो ये जो इलास्टिसिटी है, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो बहुत ज्यादा है या बहुत थोड़ा है ना? आप भी अगर कोई मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी ये पता करना पड़ेगा कि मैं प्राइस, अगर मैं ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट इस प्राइस पे सेल कर रहा हूं या मेरा कॉम्पिटिटर इस प्राइस पे सेल कर रहा है और वो कस्टमर को मेरे पास अगर अट्रैक्ट करना है तो मुझको अपने प्राइस में कितना वेरिएशन करना चाहिए, है कि नहीं? तो यहां पर वही चीज है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट. ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये बहुत ज्यादा है. और स्मॉल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पार्ले जी का, उन्होंने बहुत बहुत छोटा सा फैक्टर चेंज किया. 4 रुपए का पार्ले जी था, नाउ दे हैव जस्ट इंक्रीज हाउ मच, 1 रुपीज मोर. और वो भी कब चेंज किया? आफ्टर 18 to 20 ईयर्स. 18-20 साल के बाद उन्होंने सिर्फ 1 रुपए इंक्रीज किया. और उसकी वजह से, है ना, 1 रुपया मतलब 4 रुपए के सामने कितना है? 25%. तो 25% चेंज करने की वजह से रिस्पॉन्स क्या मिला? देयर इज 50% डिक्रीज इन डिमांड. डिमांड 50% से चेंज हो गया. तो यहां पर उन्होंने क्या देखा? अ स्मॉल चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज इन डिमांड, है ना? ऐसा अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में हो सकता है. और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड. डिमांड क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या कम हो सकता है. फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस, प्राइस के कम होने की वजह से, ठीक है. एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, और क्वांटिटी डिमांडेड गिर सकता है. कैसे गिर सकता है? बहुत ज्यादा या थोड़ा. फॉर अ गिवन राइज इन प्राइस, प्राइस को थोड़ा बढ़ाने की वजह से कितना चेंज आएगा, ये समझने के लिए ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Getting it, everyone? It is clear from the above definition that elasticity of demand is a technical term. ऊपर का जो हमने definition पढ़ा, जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में दिया है ना, जो हमने पढ़ा उसको हमको बाय हार्ट करना है. तो ये क्या बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म. कैसा टर्म है? टेक्निकल टर्म. which describe the responsiveness of change. क्या डिस्क्राइब करता है? responsiveness of change. कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है in a quantity demanded to fall or rise in its price. प्राइस के गिरने की वजह से या प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसका वेरिएशन कितना हो रहा है, उसमें चेंज कितना हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price. ये क्या है? एक रेशियो है. किसका रेशियो है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर प्राइस से कंपेयर करें तो ये रेशियो हो जाता है. मतलब डिमांड में कितना चेंज आया, किसकी वजह से? चेंज इन प्राइस की वजह से. यस. तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो यहां पर बताना चाहते थे हमने देखा. अब यहां पर इलास्टिसिटी किन टाइप्स में यहां पर बयां हो सकती है? तो पहले बात की गई इनकम इलास्टिसिटी. मतलब यहां पर रिस्पांस चेक किया जाएगा अगेंस्ट इनकम, कि अगर कस्टमर का या जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, उसके इनकम में अगर चेंज आया तो डिमांड के प्रोपोर्शन में क्या चेंज आएगा. दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी, अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया तो हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में कितना चेंज आएगा. नंबर 3 प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस में कितना चेंज आया तो उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आएगा. ठीक है ना. तो ये 3 टाइप हम लोग यहां पर
सीखने वाले। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी। लेट अस स्टार्ट विथ इनकम इलास्टिसिटी। किसकी बात करते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। तो ऑब्वियसली यहां पर बाकी सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। मतलब बाकी फैक्टर के बारे में आप मत सोचो, दे आर ऑल सेम, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज किसमें है? चेंज इनकम में हुआ। किसमें चेंज हुआ? इनकम में हुआ। तो इनकम में चेंज होने की वजह से कितना डिमांड चेंज हुआ वो हम यहां पर देख रहे हैं। इट रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of a change in quantity demanded. Degree of responsiveness of a change in quantity demanded to a change in income only. मतलब सिर्फ हम इनकम को चेंज कर रहे हैं, बाकी अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट, दे आर ऑल सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज किस में हुआ? अगर सिर्फ इनकम में चेंज होता है तो हम चेक कर रहे हैं कि इनकम में स्लाइड चेंज होने की वजह से या जो भी प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, कितना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ मच। ओके, प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। तो यहां पर देखो कैसे एक्सप्रेस किया मैथमेटिकली, इसका एक फॉर्मूला हमको बनाकर दे दिया। क्या दे दिया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। अब यहां पर देखो लिखा है ई मतलब क्या हो गया? इलास्टिसिटी। ई मतलब इलास्टिसिटी, और वाई एक्चुअली इनकम को दर्शाया गया है। और इनकम को एक्चुअली वाई क्यों लिखा गया? क्योंकि यील्डिंग से निकाला गया। कहां से? यील्ड। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड आया है इनकम, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है यील्ड से। सो दिस इज द एक्चुअल वर्ड, जहां से ये वर्ड है ना, जो लेटर लिया वाई, क्या है? यील्ड। यील्ड मतलब क्या हो जाता है? इनकम, बराबर है। तो इनकम को हम वाई इससे शो करते हैं। तो यहां पर जो ई वाई लिखा है, तो ई वाई का मतलब क्या हो गया? ई वाई का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है। तो यहां पर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में, अभी जो परसेंटेज है तो उसको इस सिंबल में डाला है जो आपको पता है, और जो चेंज है, चेंज के लिए हमको ये जो ट्राइंगल है उसको यूज करना है। ठीक है। तो चेंज मतलब ये ट्राइंगल, और क्वांटिटी डिमांडेड को आप क्यों लिखेंगे? डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम, बराबर है। तो यहां पर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहां पर ये एग्जांपल हम ले रहे हैं जहां पर क्या क्या इंडिकेट किया? ईयर 2018 2019। ठीक है। वी हैव इनकम इन फ्रंट ऑफ अस। तो 2018 में 10,000 रुपीज का इनकम था, 2019 में इनकम हो गया 12,000 रुपीज, मतलब इनकम इंक्रीज हो गया। और वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड 2018 में, जहां पर वो पर्सन 50 किलोग्राम कोई यूनिट का परचेस करता था, नाउ ही इज परचेसिंग ओनली 40 किलोग्राम इन 2019। तो अगर हमको इस फॉर्मूला में इसको पुट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या सर्च करेंगे? वी विल सर्च फॉर चेंज, है ना, चेंज। तो इसमें चेंज कितना हुआ? चेंज के लिए आप क्या करेंगे? यहां पर न्यू माइनस ओल्ड, मतलब 2019 माइनस 2018, तो 12,000 माइनस 10,000 कितना आएगा? 2,000। तो चेंज कितने का है? 2,000 का है। और यहां पर क्वांटिटी कितने का चेंज है? बोलिए। 40 माइनस 50, दैट मीन्स चेंज हुआ है 10 का, 10 किलोग्राम का चेंज हुआ, राइट है। अच्छा, अब यहां पर मैं बात करूंगा परसेंटेज चेंज की। किसकी बात करूंगा? परसेंटेज चेंज। अच्छा, परसेंटेज चेंज जब आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज? आप परसेंट के लिए क्या करते हैं? जो चेंज है
डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर क्या है? 2018 है ना, इसको हम बोलते हैं बेस ईयर। तो चेंज, चेंज कितना? 2000। तो आप यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2000 डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर में कितना था? 10,000 इंटू 100। ठीक है, तो क्या परसेंटेज मिलता है बोलिए? यहां पर चेंज है 20%। ठीक है ना, कितना चेंज है? 20%। राइट है। तो इस 20% को मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं 20%। सिमिलरली क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज है? तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो वहां पर जो चेंज का फैक्टर था वो 10 किलोग्राम था, डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर में कितना था बोलो? 50 किलोग्राम है ना, तो डिवाइड बाय 50 इंटू 100। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 20%। राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा 20%। तो ये देखने के बाद मुझे क्या समझ में आया? ये देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यहां पर इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब जितना चेंज इनकम में आया है उतना ही चेंज डिमांड में भी आया है। आपका इनकम 20% से बढ़ा है ना, तो आपका डिमांड भी 20% से चेंज हो गया। गेटिंग इट? ऐसा। तो ये जो प्रपोर्शन अभी हमने कैलकुलेट किया ना कि कितना, क्वेश्चन क्या था? हाउ मच, उसका आंसर हमको मिला कि अगर 20% इनकम में चेंज आएगा तो 20% डिमांड में भी चेंज आता है। ऐसा हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू डिराइव किया। तो आपने ये जो कैलकुलेशन देखा इसके अंदर, इसमें इसी बेसिस पे आप देखो जो जो हमने कैलकुलेट किया, क्या लिखा था यहां पर लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने क्या किया? हमने यही किया, हमने पहले निकाला चेंज, और चेंज कितना था? 2000 है ना, और उसका परसेंट निकालने के लिए हमने ये 20% निकाल लिया। और सिमिलरली यहां पर दूसरा क्या है? परसेंटेज चेंज इन इनकम, सॉरी पहले था क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड यहां पर है। ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो हमने परसेंटेज चेंज इन इनकम यहां पर निकाला। तो उसी के बेसिस पे क्या किया? ये पूरा फॉर्मूला बनाया गया। सो मूविंग अहेड, जो फॉर्मूला हमने देखा सिंबॉलिकली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसको कैसे इंडिकेट किया आप रीड कर सकते हैं। ट्राइंगल मतलब क्या है? क्वांटिटी मतलब ओरिजिनल डिमांड, वाई मतलब ओरिजिनल इनकम, और चेंज इन क्वांटिटी है ना, ट्राइंगल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड ट्राइंगल वाई मतलब चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। तो यहां पर देखो लिखा है यू शुड नो। यू शुड नो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या लिखा है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या है? नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। मतलब नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा, जैसे आप रेडीमेड गारमेंट परचेस करते हैं है ना, तो अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज्यादा शर्ट परचेस करेंगे, ज्यादा ट्राउजर्स परचेस करेंगे, ज्यादा ड्रेस मटेरियल परचेस करेंगे। तो जहां पर इनकम के बढ़ने की वजह से आपका डिमांड भी बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। नंबर 2, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये किसके लिए होता है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर मतलब पहले आप रास्ते का माल सस्ते में खरीदते थे है ना, लेकिन आपका इनकम बढ़ गया तो आपने वो पर्टिकुलर आइटम को छोड़ दिया, अभी आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करते नहीं है। बराबर है। तो यहां पर वही बात किया गया है, इंफीरियर और गुड्स फॉर विच डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है कि नहीं, तो वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है
उसको वो कंज्यूम करना कम कर देता है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा जो रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। कि आपका इनकम बढ़ा तो आपने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्या कर दिया? कम कर दिया। आप सुपीरियर क्वालिटी की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? सुपीरियर क्वालिटी की तरफ। गेटेंगे? नंबर 3, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी मतलब यहां पर इनकम का उसके ऊपर कोई असर पड़ता नहीं है। इनकम चाहे कम हो या इनकम चाहे बढ़े, है ना, उसके डिमांड पे असर पड़ेगा नहीं। इसमें कौन आ जाता है? नेसेसरी गुड्स। ऐसे गुड्स जो बहुत एसेंशियल है ना, जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह। अब ये प्राइस बढ़ने की वजह से भी क्या उसके डिमांड में ज्यादा फर्क आएगा? नहीं, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लोग तो खाना खाएंगे ही, है ना। जैसे बेदिंग सोप, है ना, नहाने का जो साबुन है बेदिंग सोप, तो अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? थोड़ा सस्ता वाला साबुन लेंगे, लेकिन साबुन जरूर लेंगे। ऐसा थोड़ी कि नहाना बंद कर देंगे, चलो साबुन महंगा हो गया आज से नहाने का छुट्टी, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो जो एसेंशियल कमोडिटीज है ना, उसके डिमांड में ज्यादा चेंज आता नहीं है। फॉर विच डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम बढ़ा भी तो भी उसका डिमांड क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। नंबर 2 इज क्रॉस इलास्टिसिटी। ये वर्ड जब आता है क्रॉस, क्रॉस से हमको किसका याद आता है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का। किसका? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो इसमें क्या कहा गया देखो, इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। यहां पर देखो प्राइस पे एम्फोसिस किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अदर कमोडिटी। दूसरे कमोडिटी के प्राइस के चेंज की वजह से हमारा चेंज हो रहा है। तो या तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है ना, एक के साथ दूसरा लेना ही पड़ता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, कार लिया है तो पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, पेन लिया है तो रिफिल लेना ही पड़ेगा, है ना। जैसे पहले देखो कोडेक का कैमरा आता था, कैमरा लिया है तो रील परचेस करना ही पड़ेगा, बराबर है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस में चेंज हुआ तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसमें कितना चेंज होगा? या अगर हमारे सब्स्टिट्यूट में चेंज हुआ प्राइस में तो हमारे क्वांटिटी में कितना चेंज होगा? ठीक है, तो यहां पर इसको इंडिकेट किया है ई सी से। ई सी, ई मतलब इलास्टिसिटी और सी मतलब क्रॉस। तो क्रॉस इलास्टिसिटी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका क्या फॉर्मूला है? अब बस चेंज हो जाएगा। ऊपर जो हमने जहां पर इनकम लिखा था उसकी जगह पे अभी हमको क्या लिख देना है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए। ऑफ ए मतलब एक प्रोडक्ट, अपना अपना प्रोडक्ट कौन सा है? ए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, मतलब सब्स्टिट्यूट, जो हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है। जैसे अगर हम लोग टी सेल कर रहे हैं, टी चाय, तो कॉफी के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे डिमांड में कितना चेंज आया, है ना, ऐसा। तो बाकी कंसेप्ट सेम है, जैसे हम लोग ने इनकम के बारे में पढ़ा था वैसे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग को सब्स्टिट्यूट के बारे में तो सारी चीजें पता है, बराबर है। तो यहां पर जहां पर सब्स्टिट्यूट के प्राइस का सवाल उठता है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ेगा। अगर सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो हमारे यहाँ का प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो सिंबॉलिकली इसको कैसे यहां पर दिखा है? चेंज इन, है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी, बराबर है। तो उसको कुछ इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड पे, राइट। तो एग्जाम में आपको कैलकुलेशन पार्ट तो नहीं आएगा कि आप बताइए कि कितना चेंज हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ।
उसके आने का चांसेस कम है, बट जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये सिंबॉलिकली जो शो किया गया है इसको बताना पड़ेगा, तो ये आपको शो करना आना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन? और उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन दोगे कि किस पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब क्यू ए इसका मतलब क्या है, फिर ट्राइंगल क्यू ए का मतलब क्या है, ऐसा आप जैसे इन्होंने ये लिख के दिया है ना, सिमिलरली ये आपको भी मेंशन करना है कि आपके फॉर्मूला में उस पर्टिकुलर वेरिएबल का मीनिंग क्या है। ओके, और इसमें भी सेम चीज है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जैसे हमने इनकम में देखा था, देन नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, बराबर है। तो देखो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, इसमें किसका एग्जांपल लिया, टी एंड कॉफी। मतलब अगर कॉफी के प्राइस में चेंज हुआ तो टी के प्राइस में पॉजिटिव चेंज मिलेगा, मतलब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ा ना तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। नंबर 2, टी एंड शुगर, अगर शुगर का प्राइस बढ़ा है ना तो चाय का प्राइस, सॉरी चाय का डिमांड कम हो जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, जीरो किसमें होगा, जो प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं है, जो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, जैसे टी एंड बुक्स, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो बुक के प्राइस में चेंज होने से चाय में कोई भी अंतर आएगा नहीं। ठीक है, अब देख रहे हैं थर्ड वन, प्राइस इलास्टिसिटी। क्या देख रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहां पर हमारा पूरा फोकस किस पे है, प्राइस के ऊपर है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और बाकी जितने भी फैक्टर है सब कैसे हैं, कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो बात वही करनी है जो बात हमने इनकम इलास्टिसिटी में की, क्रॉस इलास्टिसिटी में की। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, प्राइस elasticity of demand is a ratio of proportionate change in the quantity demanded of a commodity to a given proportionate change in its price, कि प्राइस के प्रोपोर्शनेट चेंज होने की वजह से कितना क्वांटिटी डिमांड में फर्क पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी को देखो सिंपल ईडी लिखा है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसा बताया गया है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो सब में कॉमन था, चाहे वो इनकम इलास्टिसिटी हो, चाहे वो क्रॉस इलास्टिसिटी हो, या वो प्राइस इलास्टिसिटी हो। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उस कमोडिटी के प्राइस में कितना परसेंट का चेंज आया। तो सिंबॉलिकली ऐसे शो करेंगे, जिसका एक्सप्लोरेशन ऐसा है, एक्सप्लोर किया है इसको, और कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है क्यू का क्या मतलब है, ट्राइंगल क्यू का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर तीन चीजें हमने देखी, तीन टाइप्स देखा। पहला क्या था बोलो, इनकम इलास्टिसिटी, मतलब proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in income of the customer. Number 2, cross elasticity, proportionate change in demand of our commodity divide by proportionate change in price of substitute, price of substitute. ठीक है। Number 3, price elasticity, proportionate change in quantity demanded डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? सारी शंकाओं का समाधान अभी तुरंत किया जाएगा, बोलिए। ओके, देन इफ यू हैव नो डाउट, डन फॉर द डे। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ अ न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में और जोश के साथ हम मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सायोनारा।